तुर्कमेनिस्तान में पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद वॉशिंगटन टू तेल अवीव खलबली मची हुई है। रूस के विदेश मंत्री ने सीधे सीधे लफ्जों में कह दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन ने इजराइल के खिलाफ एक्शन के लिए सेना को ऑर्डर भी जारी कर दिया है, और अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को अब कोई नहीं बचा सकता। मिल गया रूस और ईरान, इजराइल अमेरिका को मिलेगा करारा जवाब। पुतिन का नेतन्याहू को क्लियर कट मैसेज, ईरान पर किया वार तो होगा परमाणु पलटवार। यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि यह मुलाकात बहुत खास है। इसकी टाइमिंग जो बता रही है वो मिडिल ईस्ट में युद्ध के रौद्र रूप धारण करने की गारंटी जैसी दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से तुर्कमेनिस्तान में युद्ध वाला नजरिया साझा किया है। दोनों नेताओं ने पहली बार एक दोस्ताना बैठक की है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में हुई ये मुलाकात ईरान और रूस की सेना के बीच संबंधों की नई कड़ी है। लिहाजा पूरी दुनिया अब इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि जब मिले पुतिन पेजेश्कियन तो क्या हुई दोनों के बीच बात। इजराइल करता है ईरान पर हमला तो पुतिन कितना और कैसे देंगे साथ। همکاری دو کشور برای ما یک اولویت است. یعنی развиваются очень успешно. و خیلی خوب توسعه می‌یابد. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. ما مشاهده می‌کنیم که حجم ان شاءالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون سند راهبردی رو هم امضا کنیم. कुछ दिन पहले ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। अब पूरा मिडिल ईस्ट दम साधे इजराइल के जवाबी हमले का इंतजार कर रहा है। एक बात तो तय है कि इजराइल जवाबी हमला जरूर करेगा, लेकिन कब करेगा ये टाइम क्लियर नहीं है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति की पुतिन से मुलाकात के कई बड़े मायने हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और ईरान पर इजराइल के हमले की तलवार लटक रही है, जिसमें उसका साथ अमेरिका दे रहा है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति से लड़ने के लिए ईरान को रूस का साथ मिलता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और रूस का साथ तो यूक्रेनी युद्ध छिड़ने के साथ ही ईरान ने देना शुरू कर दिया था। यानी ईरान रूस की दोस्ती दोनों के लिए वक्त की जरूरत है। ईरान ने रूस को शहीद 136 ड्रोन, इसे चलाने की ट्रेनिंग, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई हैं। इसके अलावा ईरान ने रूस को फतह 110, फतह 360 और जुल्फगर सिस्टम भी मुहैया कराया है। अब ईरान को रूस से Su-35 लड़ाकू जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। पिछले साल नवंबर में ईरान ने कहा था कि Su-35 लड़ाकू विमान, Mi-28 हेलीकॉप्टर और Yak-130 के लिए रूस के साथ समझौता हो चुका है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दौर झेल रहा है।
के साथ यूक्रेन पर हमले के कारण यही हो रहा है। लिहाजा दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। ईरान हिजबुल्ला के सफाये से दुखी है और रूस पश्चिमी देशों से ज़ेलेंस्की को मिल रहे हथियारों से पीड़ित है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वर्चस्व को चैलेंज करने का भी यही वक्त हो सकता है। पुतिन ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान ने पुतिन का भरपूर साथ दिया था। ईरान ने रूस को न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल दी बल्कि ड्रोन भी सप्लाई किए। यहां तक कि ड्रोन की एक फैक्ट्री ही रूस में खोल दी। जानकारों के मुताबिक अब समय आ गया है जब पुतिन ईरान के इन एहसानों का बदला चुकाना चाहेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान और पुतिन की दोस्ती अमेरिका के खिलाफ होगी, उस अमेरिका के खिलाफ जो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और ये जंग को भड़काने में एक बड़ा कारण बन सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस की अहम भागीदारी है। पश्चिमी मीडिया में इसे लेकर कई रिपोर्टें छपती रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद के संकेत देता रहा है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में काफी मददगार रहे ईरान को रूस नई तकनीकें और उसकी जरूरत के सैन्य साजो सामान और एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने पर सहमत हो सकता है। इसीलिए रूसी और ईरानी राष्ट्रपति की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी ओर पुतिन के मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ एंट्री होती है तो तनाव और संघर्ष का नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए कमिटेड है और रूस के दखल के बाद उसकी फौज की तादाद मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगी। With regard to Minister Lavrov, no, we didn't speak directly, but I was in the room when he made his intervention on behalf of Russia. He was in the room when I made my intervention on behalf of the United States. So I think it's safe to say that we heard each other. I didn't hear anything new, unfortunately, about the ongoing Russian aggression against Ukraine. एक और अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी बड़े युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर सहयोगी के तौर पर इजराइल को सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर की मदद भी कर रहा है। पिछले हफ्ते इजराइल ने कहा कि अमेरिका की ओर से 8 अरब 70 करोड़ डॉलर का सहायता पैकेज मिला है ताकि वो अपनी सैनिक कार्रवाइयों को जारी रख सके। अमेरिका युद्ध समाप्त करने की बात कर रहा है, लेकिन अतीत में उसकी ओर से संयुक्त राष्ट्र में युद्ध समाप्त करने के प्रस्तावों को रोका भी गया है। दूसरी ओर रूस और चीन जैसी दूसरी बड़ी शक्तियां बयानों की हद तक तो ऐसे हमलों की निंदा करती हुई नजर आती हैं जिनसे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका हो, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई व्यवहारिक उपाय देखने में नहीं आए हैं। इस बीच लेबनान धू-धू जल रहा है। राजधानी बेरूत दूसरी गाजा बनती दिख रही है। नेतन्याहू ने अंतिम हिजबुल्ला आतंकी के मारे जाने तक हमले जारी रखने का ऐलान किया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी ऑपरेशंस कर रही है। इस बीच ईरान में मांग बढ़ रही है कि तेहरान को अपनी सेना हिजबुल्ला की मदद के लिए लेबनान भेजनी चाहिए। इस चीज की तैयारी इस्राइल भी कर रहा होगा ताकि वो जवाब दे सके, लेकिन इस सब के बीच ऐसा ही लग रहा है कि फिलहाल ईरान डायरेक्टली इस्राइल के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब ईरान घोषित रूप से हिजबुल्ला जैसा प्रॉक्सी तैयार कर इजराइल का विरोध करता है तो जब हिजबुल्ला की जान सांसत में है तो मदद क्यों नहीं कर रहा? क्यों ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड जो लेबनान में तैनात हैं वो हिजबुल्ला लड़ाकों के साथ जमीन पर उतरकर इजराइल को जवाब दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट तलाश रहे हैं। पिछली बार ईरान ने इराक और सीरिया अपने हजारों सैनिक भेजे थे, लेकिन जब
इसराइल ने हमास पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। ईरान ने इसराइल पर 1 अक्टूबर को जोरदार हमला किया और तब से ईरान खामोश बैठा है।